मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हिंट के माध्यम से समझेंगे ताकि आपकी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी हो सके। चलिए हम अपने अध्याय 5 के पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला बहुविकल्प प्रश्न है, किस तत्व तक अष्टक नियम उपयोगी है? किस तत्व तक अष्टक नियम काम करता है, उसके बाद के तत्वों पर अष्टक नियम लागू नहीं होता, ये हमें बताना है। तो इसके पहले आपको अष्टक नियम की जानकारी होना चाहिए। लीजिए, हम यहाँ आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था, तो उसे हम न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर आठवां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म से समानता रखता है। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है। कैल्शियम के बाद आने वाले तत्व इस नियम का पालन नहीं करते। अर्थात कैल्शियम के बाद जिन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आता है वे अपने पहले तत्व से समानता नहीं रखते। ये जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है, ये हमारे संगीत के 7 सुरों के आधार पर दिया गया है। आप संगीत के 7 सुरों को जानते हैं, वे सा से शुरू होते हैं, सा रे, फिर क्या आता है, गा, मा, पा, धा, नी। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर 8वां सुर वापस से सा होता है। फिर हम वापस गिनना शुरू करते हैं सुरों को, सा रे गा मा पा धा नी, फिर वापस से जो 8वां सुर आता है वो सा होता है। तो इस प्रकार अगर हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाएं तो जो हर 8वां तत्व आ रहा है वो पहले तत्व से समानता रखता है, जैसे कि संगीत के सुर। तो उसी के आधार पर यह नियम दिया गया था, लेकिन यह नियम केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी दी थी जिसे हम सबसे पहली आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर जमाया, किस महत्वपूर्ण बात को लेकर उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में जमाया? क्या उन्होंने तत्वों का परमाणु क्रमांक लिया या परमाणु द्रव्यमान लिया? चलिए इसके लिए हम मेंडलीव का आवर्त नियम जान लेते हैं। आवर्त नियम परीक्षाओं में पूछा जाता है 2 अंकों में। अगर आपको आवर्त नियम पता है तो आप बता सकते हैं कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर बढ़ते क्रम में जमाया था। मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को अगर हम बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाएं तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्रमशः बदलते जाते हैं और एक निश्चित संख्या के बाद फिर तत्वों के गुणों में पुनः समानता देखने को मिलती है। और जिन गुणों में समानता देखने को मिलती है, जिन तत्वों के गुणों में समानता देखने को मिलती है, उन्हें एक ही समूह में रखा जाता है। तो यह आवर्त नियम कह रहा है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया था। चलिए हमारा तीसरा बहुविकल्प प्रश्न। मेंडलीव की आवर्त तालिका में कुछ रिक्त स्थान भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़े गए। निम्न में से किस तत्व को आवर्त तालिका में स्थान मिला? मेंडलीव ने जब आवर्त तालिका बनाई थी उस वक्त ज्ञात तत्वों की संख्या बहुत कम थी। जब इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को जमाया तो बीच बीच में कुछ परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों का पता नहीं था उनको, क्योंकि उस वक्त वे खोजे नहीं गए थे। तो उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में विशेष परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व अज्ञात तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ दी थी। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी का एक गुण था कि इन्होंने अज्ञात तत्वों के लिए अपनी आवर्त तालिका में रिक्त स्थान छोड़ दिया था ताकि भविष्य में जब इन तत्वों की खोज हो तो उन्हें यहां पर रखा जा सके। चलिए, कौन सा तत्व था जिसकी बाद में खोज हुई लेकिन जिसके बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उसका परमाणु द्रव्यमान लगभग इतना होगा और उसके लिए खाली जगह छोड़ दी थी? मेंडलीव की आवर्त तालिका में कुछ रिक्त स्थान भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़ दिए जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। स्कैंडियम, गैलियम व जर्मेनियम तत्वों को आवर्त तालिका में बाद में स्थान मिला। तो इस प्रकार उन्होंने अज्ञात तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ दी थी। बाद में उसी परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व जब खोज लिए गए तो उन्हें वहां पर रख दिया गया और वे तत्व थे जो बाद में खोजे गए, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। अब ढूंढ लीजिए इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका मिल रहा है? जर्मेनियम मिल रहा है। तो इस प्रकार आवर्त तालिका में जर्मेनियम को बाद में रखा गया। इसके बारे में हम और जानकारी
इसी वीडियो में आगे और देंगे, इसलिए आप अपने वीडियो को पूरा देखें। चलिए, चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? हमें बताना है कि आधुनिक आवर्त तालिका जो मोसले ने बनाई और प्रतिपादित की, उसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ और क्षैतिज स्तंभों की, क्षैतिज पंक्तियों की संख्या कितनी थी? तो आप सभी ने आवर्त तालिका देख रखी है, आपकी कक्षाओं में, आपकी प्रयोगशालाओं में मोसले की आधुनिक आवर्त तालिका लटकी हुई रहती है। कभी आपने गौर किया हो तो आप पाएंगे कि उसमें कुछ क्षैतिज पंक्तियां हैं, उन क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं, उनकी संख्या 7 है, और कुछ ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, उन्हें हम समूह कहते हैं या वर्ग कहते हैं, इनकी संख्या 18 है। यानी अगर आवर्त तालिका देखेंगे तो इस प्रकार के खड़े स्तंभ हैं, इनकी संख्या 1 से 18 है, और इस प्रकार की आड़ी पंक्तियां हैं, ये इनकी संख्या 1 से 7 है। तो जो आड़ी पंक्तियां हैं उनको हम आवर्त कहते हैं। तो कुल आवर्त कितने हो गए? 7, और जो खड़े स्तंभ हैं उनको हम समूह या वर्ग कहते हैं, उनकी संख्या कितनी हो गई? 18। तो इस प्रकार आप आवर्त तालिका को देखें, उसे दिमाग में रखें, और प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। जी हाँ, इस प्रश्न के 2 विकल्प सही हैं। विकल्प नंबर 3, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें हम समूह या वर्ग कहते हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। चलिए, हमारा अगला और 5वां बहुविकल्प प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। दिए हुए तत्व A, B, C, D, E के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 एवं 13 है। निम्न में से कौन सा युग्म समान समूह का है? A, B, C, D, E ये कुल 5 तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक आपको दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से 2 तत्व समान गुण वाले हैं, उन्हें एक ही समूह या वर्ग में रखा जाता है। तो इसका पता कैसे करें हम कि इन 5 तत्वों में से किन 2 तत्वों के गुण समान हैं? आसानी से आप पता लगा सकते हैं। आपके पास परमाणु क्रमांक है इनका, आप उस परमाणु क्रमांक के आधार पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लीजिए। देखिए, यहां पर दिए हुए तत्व A, B, C, D, E के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुए हैं। तत्व A जिसका परमाणु क्रमांक 9 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 7। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, तो हमने 2 भर दिए। अब बचे कितने? 7 बचे, 7 हमने दूसरी कक्षा में भर दिए। इसी प्रकार तत्व B जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 1। पहली कक्षा में अधिकतम 2, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8, 8 से ज्यादा उसमें आते ही नहीं है। उसके बाद बचा हमारा 1 जिसे हमने तीसरी कक्षा में पहुंचा दिया। हमारा जो तत्व C है उसका परमाणु क्रमांक 17 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इसी प्रकार हमने D और E के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर लिख रखे हैं। अब ध्यान दीजिए, इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर गौर करिए। जिन तत्वों की अंतिम कक्षा चाहे दूसरी हो चाहे तीसरी हो, जिन तत्वों की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वे एक ही समूह के तत्व होते हैं। अर्थात यहां पे देखिए, यहां ये जो तत्व A है इसकी दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, और जो तत्व C है उसकी तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। और हम जानते हैं कि जिन तत्वों की अंतिम कक्षा में एक समान इलेक्ट्रॉन होते हैं वे समान गुणधर्म रखते हैं, उन्हें एक ही समूह में रखा जाता है। तो इस प्रकार तत्व A और C, ये जो 2 तत्व हैं आपके, ये समान गुणधर्म वाले होंगे, इन्हें एक ही समूह में रखा जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? अच्छा, देखिए, आपको यहां समझाने के लिए हमने आवर्त तालिका भी दी है। वेरी गुड। देखिए, हम अपन ने एक तो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने पता कर लिया कि जो अंतिम कक्षा में एक समान इलेक्ट्रॉन है A और C, ये समान गुणधर्म वाले हैं, इन्हें एक ही समूह में रखा जाएगा। अब चलो हम आवर्त तालिका में भी देख लेते हैं। तो जो हमारा तत्व A है इसका परमाणु क्रमांक 9 है, तो परमाणु क्रमांक 9 वाला तत्व देखो कहाँ है, ये है फ्लोरीन। अच्छा, अब C नंबर का तत्व देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 17 है। 17 वाला तत्व कहाँ पर है? ये परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व क्लोरीन है। ये देखिए, दोनों को एक ही समूह 17 में रखा गया है क्योंकि इनके गुणधर्म एक जैसे हैं। तो इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समान गुणधर्म वाले तत्वों की खोज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर एक और तरीका है जिससे हम यहाँ पता कर सकते हैं। आप क्या करें कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 10 को प्लस कर दें। जैसे ये अंतिम इलेक्ट्रॉन A में 7 है, तो इसमें अगर मैं 10 प्लस कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 17। तो ये हमें समूह की संख्या पता चल गई कि यह तत्व कौन से समूह में आ रहा है। इसी प्रकार जो हमारा तत्व C है उसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन 7 है, उसमें अगर हम 10 प्लस कर देंगे तो ये भी 17 आ रहा है। तो देखिए, ये भी हमें पता चल गया, दोनों एक ही समूह में आते हैं। तो इस प्रकार अगर आप अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों में अगर 10 को जोड़ दें
तो आपको उस तत्व का समूह पता चल जाएगा। जैसे हम बी वाले का पता करें, बी में एक है तो ये तो पहली कक्षा का तत्व है ना, 1 और 2 के लिए काम नहीं करता। 2 ये दूसरी कक्षा का तत्व है। 3 तो 3 से हम शुरू करते हैं इस नियम को, 3 में 10 जोड़ देंगे 13, ये इस समूह का तत्व है। तो ये देखो ये अलग अलग समूह के तत्व हैं, जबकि ए और सी एक ही समूह के तत्व हैं। तो हमने आवर्त तालिका के माध्यम से भी आपको सही उत्तर तक पहुंचाया। हमारा सही उत्तर है ए एवं सी। चलिए हमारा छठा प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। आधुनिक आवर्त तालिका में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 8 वाले तत्व की क्या स्थिति होगी? एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। अच्छा, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? अच्छा, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? दोनों को जोड़ दीजिए, 8 धन 2, इसका परमाणु क्रमांक 10 है। तो हमें बताना है कि यह तत्व आवर्त तालिका के किस समूह में आएगा। तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वापस बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्व के पास 2 कक्षाएं हैं, दिख रही ना। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जिसे हम K कहते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जिसे L कहते हैं। तो 2 कक्षाएं हैं K व L, अतः यह दूसरे आवर्त का तत्व है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन विन्यास से हमें यह पता चल गया कि यह तत्व किस आवर्त का तत्व है? दूसरे आवर्त का। साथ ही इस तत्व की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है और इस जिसमें 10 जोड़ने पर 18 आता है। तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ के जो संख्या आती है वह उसकी समूह संख्या को दिखाती है, 18 आता है। अतः यह 18वें समूह का तत्व है जिसका अष्टक पूर्ण है। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक पूर्ण। तो ज्ञात हो गया आपको। चलिए हम आवर्त तालिका के माध्यम से भी आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, आगे बहुत काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तत्व का 2 और 8 है, तो इसके पास कितनी कक्षाएं हो गई? 1 और 2 कक्षा, यानी ये दूसरे आवर्त का तत्व है। जो तत्व जिस आवर्त में आता है ना उसके पास उतनी कक्षाएं होती हैं। एक तो हमें पता चल गया कि ये दूसरे आवर्त का तत्व होगा क्योंकि इसके पास 2 कक्षाएं हैं। अब ध्यान दीजिए, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन है 8। मैंने कहा आपको अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 10 जोड़ दें तो आपको उसके समूह का पता चल जाएगा। कितना आ रहा है? 18। इसका मतलब है ये 18वें समूह का तत्व हो सकता है। अब ये दोनों लाइनें कहां पर क्रॉस कर रही हैं? यस, नियोन पर क्रॉस कर रही हैं, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको परमाणु क्रमांक पता चल जाएगा 10। तो देखिए नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है। तो इस प्रकार आप और ये और भी कई तरीके से पता कर सकते हैं। इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक पूर्ण, अर्थात ये तत्व पूरी तरीके से संतुष्ट है, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी से क्रिया करेगा, अर्थात ये उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैसें हैं जो 18वें समूह में रखी जाती हैं। तो इस तरह से आप कई प्रकार से इस बहुविकल्प का सही उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व आधुनिक आवर्त तालिका के समूह 18 का तत्व होगा। चलिए हम हमारे अगले और 7वें बहुविकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है। हमें बताना है कि कार्बनिक यौगिकों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है, पहले तो ये बताना है। तो आप सभी जानते हैं कार्बनिक यौगिकों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कार्बन होता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या कार्बनिक यौगिकों में अन्य तत्वों के परमाणु संख्या से ज्यादा होती है। अब ये तो पता चल गया कि कार्बनिक यौगिकों में जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है कार्बन सी। अब हमें यह बताना है कि वो कौन से समूह का तत्व है। चलिए इसके लिए हम आपको हिंट दे रहे हैं। सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व कार्बन होता है जिसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें आपको पता है ना कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, जो अंतिम कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। और हमने आपको 10+ का नियम बताया, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों में 10 जोड़ दीजिए, जब इसमें 10 को प्लस करेंगे तो आएगा 14। बस ये आपकी समूह संख्या निकल गई। और जो 10+ का नियम है ये केवल पी ब्लॉक के तत्वों पर ही काम करता है जिनकी अंतिम कक्षा में 3 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जिन तत्वों की अंतिम कक्षा में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है वहां आप 10 नहीं जोड़ेंगे। अगर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो समूह ए का तत्व है। अगर किसी तत्व की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो समूह 2 का तत्व है। लेकिन 3 से 8 वाले के लिए आपको 10 जोड़ना पड़ेगा और समूह संख्या पता चल जाएगी। इस प्रकार कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में 10 जोड़ा 14 आया, अर्थात कार्बन 14वें समूह का तत्व है। प्रश्न क्रमांक 8, आवर्त 2 के तत्वों की बाह्यतम कक्षा कौन सी है? आवर्त 2 के तत्व, आवर्त 2 के तत्व, इसका मतलब है कि उन तत्वों के पास कितनी कक्षाएं होंगी? जी हां, 2 कक्षाएं होंगी, K और L। अब K कौन सी कक्षा होती है?
नाभिक के पास वाली पहली कक्षा को के कहते हैं, और नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी कक्षाओं को हम क्रमशः के बाद एल, एम, एन और ओ कहेंगे। तो यह हिंट आपको बता रही है कि आवर्त सारणी के अनुसार एक ही आवर्त में आने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं में एक समान कक्षाएं होती हैं जो उसकी आवर्त संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व के परमाणु में नाभिक से दूरी बढ़ने के आधार पर कक्षाओं को क्रमशः के, एल, एम, एन, ओ कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आवर्त तालिका आपने दे रखी है। मान लीजिए कि यह हमारा आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, तो इसमें जितने भी तत्व आएंगे उनके पास परमाणु में दो कक्षाएं होंगी। ये नाभिक हो गया, ये कक्षा 1 और ये कक्षा 2, क्योंकि वो दूसरे आवर्त में आ रहे हैं। अब पहली कक्षा को हम क्या कहते हैं, के, और उसके बाद वाली कक्षा को क्या कहते हैं, एल, और फिर कक्षाओं को एम, एन, ओ कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न है आवर्त 2 के तत्वों की बाह्यतम कक्षा कौन सी होती है, तो वो होती है के बाद आने वाला एल। तो इस प्रकार हम हमारे सही उत्तर की ओर पहुंच गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले बहुविकल्प प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। अब हमें बताना है कि इन 4 तत्वों में से किस तत्व के अंतिम कोष, अंतिम कक्षा को ही हम संयोजी कक्षा कहते हैं, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हमें बताना है कि इन 4 तत्वों में से किस तत्व की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा है। कैसे पता करेंगे, इसको ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। अभी हम आपको पहला तरीका बता रहे हैं। इसके लिए आपको इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ेगा। जैसे यहां पर दिया गया है सोडियम, परमाणु क्रमांक याद रखिए 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8, 1। इसी प्रकार हमने यहां पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस, इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप गौर करें तो इन सबके पास कितनी कक्षाएं हैं, 1, 2 और 3, इन सबके पास 3 कक्षाएं हैं। अर्थात ये कौन से आवर्त के तत्व हैं, ये सभी तीसरे आवर्त के तत्व हैं। और ध्यान दीजिए, इनकी अंतिम कक्षा जो तीसरी कक्षा है इसी को हम संयोजी कोष कहते हैं, और अंतिम कक्षा अर्थात संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देख लो किसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, 1, 3, 4, 5, अर्थात फास्फोरस तत्व के पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। फास्फोरस की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। तो एक तो यह तरीका हुआ, दूसरा तरीका हम आपको आगे बताते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हमें पता चल गया कि जो तत्व फास्फोरस है उसके अंतिम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा है। चलिए, हमारा अब अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा क्रम तत्वों O, F और N, O यानी ऑक्सीजन, F अर्थात फ्लोरीन और N अर्थात नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्याओं के सही बढ़ते क्रम को प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन को अगर हम उनके बढ़ते हुए परमाणु आकार के आधार पर जमाएं, पहले उस तत्व को जमाएं जिसका परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या कम है, फिर उसके बाद ज्यादा वाला, और सबसे आखिरी में सबसे बड़ा परमाणु जमाएं, तो कौन सा क्रम इन चारों में से सही होगा यह हमें बताना है। चलिए, हिंट आपकी मदद करेगी सही उत्तर तक पहुंचने में। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के नाभिक में धनावेश अर्थात प्रोटॉन तथा अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण आवेश की संख्या बढ़ने से उनके आपसी आकर्षण बल के कारण परमाणु की त्रिज्या या परमाणु का आकार घटता जाता है। क्या समझ में आ रहा है आपको? लीजिए, हम आपको समझाने के प्रयास के लिए हम आपको आवर्त तालिका की ओर ले चलते हैं। लीजिए, आवर्त तालिका हमारे सामने आ गई। इसमें देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन कहाँ हैं। इसमें ये देखिए दूसरे आवर्त में आ रहे हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, अर्थात इन सभी के पास कक्षाएं कितनी होंगी? 2। चूंकि ये तीनों ही तत्व दूसरे आवर्त में आ रहे हैं अर्थात इनके परमाणु में नाभिक के बाहर कक्षाओं की संख्या होगी 2, जिन्हें हम K और L कहेंगे। अब देखो, ये N जो आ रहा है ना, ये 15वें समूह में आ रहा है, तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिंपल सा तरीका है, इस 15 में से 10 को घटा दीजिए। अगर आपको आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके समूह में से 10 घटा दीजिए। 15 में से 10 गया तो 5, तो अंतिम कक्षा में यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन पे जाइए, ये 16वें समूह का तत्व है, 16 में से 10 घटा दीजिए, इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार फ्लोरीन जो है वो 17वें समूह का तत्व है, 17 में से 10 घटा दीजिए, बचे 7, इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो किसकी अंतिम कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? यस, फ्लोरीन की अंतिम कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अर्थात अंतिम कक्षा में
अधिक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और इसी प्रकार परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अर्थात धनावेश भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, नाभिक में प्रोटॉन अर्थात धनावेश और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋणावेश बढ़ता जाता है। ये दोनों विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे परमाणु सिकुड़ता चला जाता है, उसकी त्रिज्या कम होती जाती है, उसका आकार घटता जाता है। तो पता चल गया सबसे छोटा आकार किसका होगा? सबसे छोटा आकार होगा फ्लोरीन का, F। ठीक है, उससे बड़ा आकार किसका होगा? उससे बड़ा आकार होगा ऑक्सीजन का, O। और उससे बड़ी या उससे अधिक परमाणु त्रिज्या हो जाएगी नाइट्रोजन की। बढ़ते हुए क्रम में जमाना है तो आ रहा है ना, इधर से इधर चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या छोटी होती है और इधर से इधर चलेंगे तो बढ़ती है परमाणु त्रिज्या। तो F की छोटी, O की उससे ज्यादा और N की सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से आप परमाणु त्रिज्या के बढ़ते और घटते क्रम को ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, जरा मैं ऊपर वाले तत्व की ओर आपका गौर करना चाहूंगा। ऊपर वाले प्रश्न में हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बताना था। तो देखिए सोडियम कहाँ है? ये यहाँ था, तो इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन एक ही रहता है। एल्यूमिनियम कहाँ था? ये यहाँ था 13वें वर्ग में, तो 13 में से 10 घटाओ तो 3 थे इसमें। आप है ना, SI कहाँ था? ये SI 14वें में था, तो 14 में से 10 घटाओ तो यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन 4 थे, यहाँ 1 था। और फास्फोरस ये देखिए 15वें समूह का तत्व था, 15 में से 10 घटाए 5। तो आप ऐसे भी आवर्त तालिका को देखकर समूह संख्या में से 10 घटाकर किसी तत्व के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें अपने 10वें प्रश्न का सही उत्तर मिल गया है। F के बाद O और O के बाद N, ये है परमाणु त्रिज्या या आकार का बढ़ता हुआ क्रम। प्रश्न क्रमांक 11, रिक्त स्थान आ गया अब आपके सामने। तत्व सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार सबसे ज्यादा होता है? अर्थात आवर्त तालिका का सबसे बड़ा परमाणु आकार में कौन सा है? तो अभी मैंने आपको आवर्त तालिका बताई। अगर आप आवर्त तालिका को गौर करेंगे तो आप पाएंगे ये समूह होते हैं और ये आवर्त होते हैं। ठीक है, तो जो 7वां आवर्त है उसके सारे तत्वों के पास अंतिम कक्षा में परमाणु में 7 कक्षाएं होंगी। तो सबसे ज्यादा परमाणु आकार कौन से तत्वों का होगा? सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या आकार 7वें आवर्त के तत्वों का होगा, क्योंकि उनके पास परमाणु में 7 कक्षाएं हैं, K, L, M, N, O और P के बाद फिर R, P के बाद Q, इस प्रकार। पर अब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो हम जानते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु आकार कम होता जाता है, परमाणु सिकुड़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे नाभिक में प्रोटॉन और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, उनके आकर्षण से परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है। तो सबसे बड़ा परमाणु कौन सा होगा? जी हाँ, 7वें आवर्त के प्रथम समूह का जो तत्व है, इसका आकार, इसकी त्रिज्या, इसका परमाणु आकार में सबसे बड़ा होगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया है। अगर हम समूह 1 में जाएं और तत्वों को गिनना शुरू करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो अंत में 7वें आवर्त में आता है फ्रांसियम। तो फ्रांसियम जो है उसकी परमाणु त्रिज्या या आकार अन्य सभी तत्वों से सबसे ज्यादा होता है। मोसले की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? लीजिए हिंट आ गई। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने बनाई थी उसका आधुनिक आवर्त नियम है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को अगर हम बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाएं, अर्थात परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में जमाएं, तो उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्रमशः बदलते जाते हैं और एक निश्चित समय के बाद फिर तत्वों के गुणों में समानता देखने को मिलती है। समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखते हैं। इतनी बड़ी बात ये जरा से नियम में समाहित है। इस नियम को पढ़ने पर पता चला कि मोसले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया था। ये आधुनिक आवर्त नियम परीक्षाओं में आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए 13वां हमारा रिक्त स्थान है। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी को देखना, आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद आवर्त तालिका को देखें, किताबों में भी है। आवर्त तालिका को देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं तथा समूह में नीचे से ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अर्थात विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। चलिए अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे देख लीजिए, ये समूह है और ये आवर्त है। अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएं और किसी समूह में नीचे से ऊपर जाएं तो तत्वों के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इसी को हम विद्युत ऋणात्मकता कह देते हैं।
तो हमारे यहां पर आवर्त सारिका में देखना, यहां पर फ्लोरीन तत्व है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। 14वां रिक्त स्थान, समूह 17 के तत्व भी कहलाते हैं। समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि समूह 17 में जो तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके लवण समुद्री जल में पाए जाते हैं। जैसे क्लोरीन का लवण NaCl है ना, फ्लोरीन का लवण भी आप निकाल सकते हैं। इन समूह 17 के सभी तत्वों के जो लवण हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं, इसलिए इन तत्वों को हम हैलोजन तत्व भी कहते हैं, क्योंकि हैलोजन का मतलब ही होता है समुद्री लवण। तो हमें पता चल गया समूह 17 के सभी तत्व हैलोजन तत्व कहलाते हैं। चलिए हम आए हमारे 15वें प्रश्न की ओर। अष्टक का नियम ने दिया, तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। 16वां प्रश्न है, तत्वों की त्रिक व्यवस्था किसने दी? त्रिक यानी 3-3 का समूह। तो जब ये आधुनिक आवर्त सारणी और आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी भी नहीं बनी थी, उसके पहले कई वैज्ञानिकों ने तत्वों को गुणों के आधार पर अलग अलग नियम दिए थे। उसमें से न्यूलैंड का अष्टक नियम था और एक डॉबेराइन का त्रिक नियम था। तो ये त्रिक नियम क्या था? तो डॉबेराइन का त्रिक नियम परीक्षाओं में पूछा जाता है। डॉबेराइन का त्रिक नियम, डॉबेराइन ने समान गुण रखने वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह बनाए, जिन्हें डॉबेराइन के त्रिक कहते हैं। उसने एक नियम दिया जिसके अनुसार यदि समान गुणों वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह में व्यवस्थित किया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। तो उन्होंने क्या करा, डॉबेराइन ने उस वक्त जितने भी तत्व ज्ञात थे, जितने भी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान उनको पता था, उन तत्वों को उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया। जैसे इसका परमाणु द्रव्यमान 10, इसका 15 और इसका 20, तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर 3-3 के सेट या समूह बना दिए। तो इसको कह दिया उन्होंने त्रिक, डॉबेराइन का त्रिक। और बाद में उन्होंने बताया कि जो बीच वाला तत्व होता है वो ऊपर और नीचे वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। तो देख लीजिए, ऊपर वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान 10, नीचे वाले का 20, तो कुल द्रव्यमान दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 30, 2 से भाग लगा दो, तो ये बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान आ गया। और इन सभी तत्वों के गुणों में समानता होती है। काफी पुराना नियम है। इन्हीं नियमों के आधार पर फिर मेंडलीव को आवर्त सारणी बनाने में मदद मिली थी। तो हमें तो केवल बताना है कि त्रिक नियम किसने दिया, तो त्रिक नियम दिया है डॉबेराइन ने। लेकिन हमने यहाँ आपको ये हिंट क्यों दी, ताकि आपको त्रिक नियम समझ में भी आ जाए और आप परीक्षाओं में इसे लिख के आ सकें। चलिए प्रश्न क्रमांक 17, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? समूह, खड़े स्तंभ, खड़ी लाइन है। तो आप सभी ने आवर्त तालिका देख रखी है, मैंने पहले दिखाई थी। इसमें खड़े जो स्तंभ है या समूह है उनकी संख्या 18 है, जिन्हें वर्ग भी कहते हैं। एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? तो पहले तो ये पता करो कि एका एल्यूमिनियम होता क्या है। लीजिए हमारी हिंट आपको समझा देगी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान 68 वाले अज्ञात तत्व को एल्यूमिनियम के गुणधर्म से समानता के आधार पर एका एल्यूमिनियम कहा, जो खोजे जाने के बाद गैलियम तत्व कहलाया। एका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड E2O3 तथा गैलियम का ऑक्साइड Ga2O3 होता है। क्या समझ में आया? चलो और सरल करता हूं मैं। मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी। जो तत्व ज्ञात नहीं थे उनके लिए रिक्त स्थान छोड़े थे, बिल्कुल छोड़े थे। तो इन्होंने देखा था कि एल्यूमिनियम जिस समूह में आ रहा है, एल्यूमिनियम के नीचे का तत्व उनको ज्ञात नहीं था। एल्यूमिनियम वाले समूह में एल्यूमिनियम के जो नीचे वाला तत्व था उस वक्त ज्ञात नहीं था, लेकिन क्रम बढ़ने पर वहां द्रव्यमान 68 आ रहा था। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम वाले समूह के नीचे वाला जो तत्व था उसका परमाणु द्रव्यमान 68 आ रहा था, लेकिन 68 परमाणु द्रव्यमान वाला कोई तत्व तब नहीं खोजा गया था, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने ये स्थान रिक्त छोड़ दिया। अब रिक्त तो छोड़ दिया, लेकिन उसका कुछ नाम तो दे दो। तो उन्होंने एल्यूमिनियम के आधार पर ही उसका नाम एका एल्यूमिनियम रख दिया, क्योंकि उसके गुणधर्म एल्यूमिनियम से मिलेंगे, क्योंकि वे एक ही समूह में है। तो मेंडलीव ने एल्यूमिनियम के नीचे आने वाले 68 परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व का नाम एका एल्यूमिनियम रखा, जो पहले ज्ञात नहीं था। बाद में पता चला कि वो तत्व गैलियम है, तो उसे यहां पर रख दिया। और आप आश्चर्य करेंगे, एल्यूमिनियम और गैलियम के गुणधर्म बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में भी उन्हें एक ही साथ रखा गया है और वे एक जैसा ही ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि अज्ञात तत्व जो एल्यूमिनियम के नीचे आने वाला था, जिसका परमाणु द्रव्यमान 68 था, उसका नाम उन्होंने उस वक्त एका एल्यूमिनियम रख दिया था। बाद में वो गैलियम कहलाया। दोनों के ऑक्साइड एक जैसे होते हैं, E2O3। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। मेंडलीव द्वारा कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया?
तो मेंडलीव की आवर्त सारणी देखना, उसमें तत्वों को गिनना। उन्होंने कुल 63 तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में रखा था जो उस वक्त ज्ञात थे। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व का नाम क्या है? बहुत सरल है। क्या करेंगे आप, ये सारे इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दो। 287, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन है। इन सारे इलेक्ट्रॉनों को हमने जोड़ा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 17। इलेक्ट्रॉन 17 तो प्रोटॉन भी 17, प्रोटॉन 17 तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक हो गया 17। तो 17 परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में किस तत्व का है, खोजना, दिमाग लगाना, तो आपको पता चलेगा कि यह तत्व क्लोरीन है। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखकर परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं और परमाणु क्रमांक के आधार पर उस तत्व की पहचान कर सकते हैं। 287 परमाणु क्रमांक हुआ 17, तत्व हुआ क्लोरीन। अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्णतः भरे रहते हैं। अब ये सत्य पूछ रहे हैं आपसे, क्या यह बात सही है या गलत है, आपको बताना है। अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्णतः भरे हैं, तो आप जानते हैं कि आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्वों को हम उत्कृष्ट, अक्रिय या निष्क्रिय या इनर्ट गैसें भी कहते हैं, क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इनके सभी कोष पूर्ण होने के कारण ये अन्य तत्व से क्रिया नहीं करते। आवर्त सारणी देखिएगा, आवर्त सारणी में जो सबसे अंतिम समूह है 18वां, उसमें आने वाले तत्व हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन सभी की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके सारे कोष, चाहे वो के हो, चाहे एल, एम, एन हो, सभी पूरी तरीके से भरे हुए रहते हैं। ये किसी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करते, चूंकि ये कोई यौगिक नहीं बनाते, इसलिए इन्हें हम उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैसें कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, उत्कृष्ट या जो अक्रिय गैसें हैं उनके सभी कोष पूरी तरीके से भरे होते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, सत्य या सत्य? तो जी हां, आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु कक्षा बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार भी बढ़ता है। मुझे बार बार बताना पड़ रहा है आपको, ये आवर्त है, ठीक है ना, और ये समूह है। अगर हम किसी समूह में ऊपर से कहां जाएं, नीचे जाएं आवर्त तालिका में, तो देखो ये आवर्तों की संख्या नहीं बढ़ रही है, पहला आवर्त है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, 7वां। तो जैसे जैसे हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, आवर्त बढ़ने के साथ साथ उस परमाणु में कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। इस यहां पर जो आएगा ना, इस पर 1 कक्षा होगी, इस पर 2 कक्षाएं, इस पर 3, 4, 5 और अंतिम वाले के पास 7 कक्षाएं। तो नीचे जाते जाते क्या हो रहा है, कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है। किसी आवर्त तालिका में, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार भी बढ़ता जाता है, ये बात सत्य है। चलिए, हमारा 23 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है, क्या ये बात सही है? चलिए, हमारी हिंट हमें समझाएगी क्या ये बात सही है या गलत। तो हाइड्रोजन तत्व को आवर्त सारणी का जोकर भी कहते हैं। समूह 1 के तत्वों से तथा समूह 17 के तत्वों से समानता रखता है, इसलिए आवर्त सारणी में इसका स्थान निश्चित नहीं है। अगर आप हाइड्रोजन को देखेंगे ना, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1। ये इसकी पहली कक्षा है, नाभिक के बाहर वाली, जिसे के कहते हैं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं कि पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसे क्या करना है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये 17वें समूह के तत्वों के समान, इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। 17वें समूह के तत्वों के पास देखिए, 17 में से 10 घटाओ, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, चाहिए कितने? 8, तो इसे भी 1 कम पड़ता है 8 करने के लिए। और इसकी पहली कक्षा में इसे चाहिए 2, तो इसे भी 2 करने के लिए 1 कम पड़ता है। तो इस प्रकार ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये समूह 17 के हैलोजन तत्वों के समान समानता रखते हैं। और चूंकि इनकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये समूह 1 एस ब्लॉक के तत्वों के साथ भी समानता रखते हैं। तो ये समूह 1 में भी इनको रखते हैं कुछ लोग, और इन्हें समूह 17 में भी रखते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि ये समूह 1 के तत्वों से भी समानता रखता है, उनके गुणधर्म प्रदर्शित करता है, और समूह 17 के हैलोजन तत्वों के समान भी ये गुणधर्म प्रदर्शित करता है। जोकर है, स्थान बदलता रहता है, कभी समूह 1 में, कभी समूह 17 में। इसलिए ये बात भी सही है कि इसका स्थान विवादास्पद है कि इसे कहां रखा जाए। प्रश्न क्रमांक 24, कार्बन तत्व कुल 2 कोष 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ है, क्या ये बात सही है? तो देख लीजिए, कार्बन, ये हो गया आपका कार्बन, 2 कोष, बिल्कुल 2 कोष, पहला के और दूसरा एल, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, इसका परमाणु क्रमांक 6, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4। तो ये बात सही है कि कार्बन तत्व में 2 कोष होते हैं, बिल्कुल सही है, 2 कक्षाएं हैं, के और एल, और 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी हाँ, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आपको पता चल जाएगी। प्रश्न क्रमांक 25, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 29 pm यानी पिकोमीटर है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, त्रिज्या समझते हो ना? त्रिज्या अर्थात किसी परमाणु के नाभिक से
अंतिम कक्षा तक की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक से अंतिम कक्षा तक की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो हमसे पूछा है कि हाइड्रोजन की त्रिज्या यही होती है। चलिए देख लेते हैं। हाइड्रोजन के नाभिक से सबसे बाहरी कोष, हाइड्रोजन का बाहरी कोष कौन सा होता है? पहला के नंबर का ही। तो हाइड्रोजन के नाभिक से सबसे बाहरी कोष अर्थात के तक की दूरी उसके परमाणु के आकार को दर्शाती है। हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या 37 pm पिकोमीटर होती है, ना कि 39 इस प्रकार हमारी ये बात बिल्कुल असत्य है। अगर यहाँ 37 लिखा होता तो ये बात सही हो जाती। चलिए हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 26 से लेकर 30 तक के लिए आपको यहाँ सही जोड़ी बताना है। सही जोड़ी कैसे मिलाएंगे, इसके लिए आवर्त तालिका दी गई है। चलिए ये देखो आवर्त तालिका, फिर मैं एक बार फटाफट आपको समझा देता हूँ। आवर्त तालिका में ये खड़े कॉलम कितने हैं? देखिए इन्हें समूह कहते हैं, ये टोटल 18 है। और आड़ी लाइनें कितनी हैं? 7 ही, इन्हें अपन आवर्त कहते हैं। जो परमाणु जिस आवर्त में आ रहा है उसके पास उतनी ही कक्षाएं होती हैं। ये परमाणु देखिए सारे के सारे 5वें आवर्त में आ रहे हैं ना, तो इनके पास सबके पास परमाणु में 5 कक्षाएं होंगी। और जो जिस समूह में आता है, ये समूह में आया है, तो इस समूह में से 10 घटा दो तो अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। 16 में से 10 घटा दो, इन सभी तत्वों की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। 13 में से 10 घटा दो तो इन सभी तत्वों की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है, और जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। आकार के उल्टा होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इधर आकार घट रहा था तो इधर इलेक्ट्रॉन बंधुता या विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। इधर आकार बढ़ रहा था तो इधर इलेक्ट्रॉन बंधुता या विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो परमाणु का आकार और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन दोनों की आवर्तिता एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टी होती है। चलिए हम हमारे पहुंच जाते हैं तालिका पे। हमें जोड़ी मिलाना है। लिथियम, लिथियम को क्या कहेंगे? तो ध्यान दीजिए, लिथियम क्या कहलाएगा? यहाँ मैं एक लाइन खींच दूँ इस आवर्त तालिका में। बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, थेलियम, एंटीमनी, ये एक लाइन खींच दी। इस लाइन के इधर आने वाले सारे तत्व धातुएं हैं, इधर आने वाली अधातुएं हैं। तो लिथियम कहाँ आता है? ये है लिथियम। तो ये क्या कहलाएगा? लाइन के इधर आ रहा है तो ये धातु है, तो लिथियम के लिए हम धातु से मिला देंगे। सिलिकॉन को देखिए Si, ये कहाँ पर है? ये इस लाइन के ऊपर है। ये देखिए ये आ रहा है सिलिकॉन, लाइन के ऊपर है। लाइन के ऊपर जो तत्व आ रहे हैं इनमें धातुओं के समान भी गुण होते हैं और अधातुओं के समान भी गुण होते हैं। इसलिए इस लाइन पर आने वाले सारे तत्वों को, खासकर बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन को हम उपधातु भी कहते हैं, क्योंकि इसमें धातु धातु दोनों के गुण हैं। इसलिए इसका उपयोग सेल बनाने में, सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो सिलिकॉन आपकी हो गई उपधातु, क्योंकि वो लाइन के ऊपर आ रही है। ऑक्सीजन पे जाइए। ऑक्सीजन कहाँ? ऑक्सीजन इधर है, लाइन के इधर, तो ऑक्सीजन कहलाएगी अधातु। और ऑक्सीजन गैस अवस्था में मिलती हैं तो अधातुएं गैस ही होती हैं। फ्लोरीन पे जाइए। फ्लोरीन कहाँ? ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन 17वें वर्ग का तत्व है, और 17वें वर्ग के तत्वों को हम हैलोजन तत्व कहते हैं, क्योंकि इनके लवण समुद्री जल में पाए जाते हैं। नियोन पे आ जाइए। नियोन कहाँ? ये नियोन है। ये नियोन 18वें समूह का तत्व है। इस समूह के सभी तत्वों के कोष पूरी तरह पूर्ण होते हैं, अष्टक पूर्ण, इसलिए किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें हम अक्रिय गैसें भी कहते हैं। तो इस प्रकार आवर्त तालिका को देख लेने के बाद आप इस जोड़ी को भली भांति मिला सकते हैं। लिथियम एक धातु है, सिलिकॉन एक उपधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, फ्लोरीन एक हैलोजन तत्व है और नियोन अक्रिय गैस है। चलिए उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने कुल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको समझाया। समझने के बाद आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को अपने अन्य विद्यार्थियों को भी भेजें ताकि वे भी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।